हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत के संवैधानिक विकास में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम 1773 से 1853 तक। उसके बाद देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासन अधीन पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक। इससे पहला जो टॉपिक इसमें दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। इसमें देखेंगे इस महत्वपूर्ण जो नोट्स दिया गया है उसको पढ़ते चलेंगे। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग मॉनसन बारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। सब परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक एवं असैनिक शासन का अधिकार दिया गया तथा इसे प्रमुख मामलों यानी विदेशी नीति में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने से प्रतिबंधित किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किए। 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। कंपनी के भारतीय व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के शहद तथा चाय के व्यापार पर उसका एक अधिकार बना रहा। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस चार्टर एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण किया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इसमें जो पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये सही है। और लेमेस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है।
इसका जो है ये गलत है। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक सही है। अगला जो क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी किस एक्ट के तहत? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना नियामक एक्ट 1773 के तहत। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट के तहत दी गई थी? तो 1800 चार्टर एक्ट 1813 के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा बी। नियामक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से है। और पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784 जो है नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना से है। चार्टर अधिनियम 1813 इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति से है। तथा चार्टर अधिनियम 1833 गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति से है। सही है। निम्नलिखित में से किससे या किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें पढ़ेंगे 1873 का चार्टर एक्ट जो है सही है। जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी सही है। और प्राच्यविद और आंग्लविद विवाद इसके भी ये भी सही है। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 तीनों कारण अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी भारत में। अगला जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 चार्टर अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 35 तक कार्यकाल था के शासनकाल में 7 मार्च 1835 को लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे जबकि एस.टी. प्रिंसेप वाच शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। अगला जो क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? इसका जो आंसर हो जाएगा ए 1813 के चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अगला जो क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो दिया है इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। दोस्तों ये गलत है। और भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सिर्फ 1 और 2 सही है। इससे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। दोस्तों ये गलत है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है चार्टर एक्ट 1813 द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एक अधिकार चीन और चाय के व्यापार पर एक अधिकार बना रहा और बाकी सबको समाप्त कर दिया गया।
साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ भी किया गया। सही है। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इस क्षेत्रों का अधिकार राजस्व सौंपा गया, तथापि यह ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता के प्रतिकूल नहीं होना था। इस प्रकार प्रश्नगत 1 और 2 सही है, परंतु 3 सही नहीं है, क्योंकि भारत का राजस्व 1858 का अधिनियम द्वारा ब्रिटिश संसद के सीधे नियंत्रण में लाया गया, जब ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री के अधीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बना तथा विशेषकर राजस्व प्रशासन में उनकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया। अगला जो क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका जो आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 के एक्ट की यह धारा प्रशासन भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। अगला जो दिया है, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम। ब्रिटिश संसद के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय भी कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बना। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्ति देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसे वायसराय को आपातकाल अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। और देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1892 के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने के अधिकार भी दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न पूछने तथा मतदान का अधिकार नहीं था। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थे। अब देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं इसको। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। इसके तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। उसमें प्रथम जो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने के साथ साथ पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। इस पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसे सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए
कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों आरक्षित हस्तांतरित विषयों में बांटा गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था जिसका कार्य 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखेंगे। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की गई। भारत में मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों को इसमें सम्मिलित किया गया। इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया तथा दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इसके बारे में देखें। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि से भारत का सम्राट सब समाप्त कर दिया गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मताधिकार का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अगला जो प्रश्न है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 यानी मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। इसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई थी 1937 में हुई थी और 1935 के एक्ट के तहत। 1935 के एक्ट के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगला जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में भारत सरकार अधिनियम 1935 नहीं होने के कारण विकल्प डी उत्तर सही है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा बी 1937। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैत शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैत शासन के तहत संघीय विषय को 2 भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। अगला जो क्वेश्चन है, 1919
कि भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, यह सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई, यह गलत है। केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण किया गया, सही है। भारत शासन अधिनियम 1919 ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषयों को 2 श्रेणियों में बांटा गया: आरक्षित एवं हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर एवं उसकी कार्यकारी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषयों का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र और प्रांतों के मध्य भी शक्तियों का बंटवारा संघीय एवं प्रांतीय विषय के रूप में किया गया। जहाँ तक मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था का प्रश्न है, तो यह प्रावधान 1909 के अधिनियम में ही कर दिया गया था। 1919 के अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपियों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियनों के लिए विस्तारित किया गया। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, जिसे संशोधित कर उत्तर कुंजी में परिवर्तित विकल्प डी कर दिया गया। अगला जो प्रश्न है, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, किस अधिनियम के तहत? इसका जो आंसर हो जाएगा 1919 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानपालिका की स्थापना की गई। ऊपरी सदन, राज्य परिषद अवधि प्रथम बैठक जो थी 5 वर्ष तक थी कहलाता था। इस अधिनियम के द्वारा 18 के तहत इस अधिनियम की धारा 18 के तहत 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा अवधि प्रथम बैठक से 3 वर्ष तक थी कहलाता था। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा कहलाता था। तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा के तहत 1919 की धारा 19 के तहत इसमें मूलतः 140 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें से 100 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे, जिसमें से अधिकतम 26 सरकारी होते थे। ज्ञातव्य है कि 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 33 के निर्वाचित तथा शेष 27 के मनोनीत होने का प्रावधान किया गया, जबकि केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर पहले से 143 तथा फिर 145 कर दी गई। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी होते थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्य के निर्वाचित होने के कारण अनेक उल्लेखों में उसे निर्वाचित सदस्यों की संख्या में शामिल कर दिया गया है। सही है। अगला जो प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक द्विसदनीय विधायिका लाया? इसका जो आंसर हो जाएगा 1919 के एक्ट। अगला जो प्रश्न है, 1900 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संशोधित की गई। दोस्तों ये गलत है। और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। सही है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में
अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों के महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। इस प्रकार कथन एक सही नहीं है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार कथन 2 सही है। अगला जो प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका पहला जो दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, ये सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था, यह सही है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 2 कथन सही है। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ था। 1855 से इस हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से ICS की परीक्षा भारत में भी प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद तथा बाद में दिल्ली में होने लगी। 1930 के दशक के अंत तक यूरोपवासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक हो चुका था। अगला जो प्रश्न है, केंद्रीय विधानसभा से केंद्रीय विधानसभा निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा A और C, 1926 और 1945। प्रस्तुत वर्षों में से वर्ष 1926 और 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। अगला जो प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया था? इसका जो आंसर हो जाएगा C, 1945। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका यानी केंद्रीय विधानसभा का अंतिम निर्वाचन वर्ष 1945 में किया गया था। राष्ट्रपति का अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, किसे है? भारत सरकार अधिनियम 1935। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, तथापि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 एवं 43 से प्रेरित है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? इसका जो आंसर हो जाएगा C, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में से सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन आदि की व्यवस्था की गई थी। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से कौन इसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो कौन है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मत शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित था। इस अधिनियम की 7वीं अनुसूची में संघीय, राज्य और समवर्ती सूची में विषयों का विभाजन किया गया था। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था, जो प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। 1935 के भारत सरकार
अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। निम्न में से एक भारत सरकार द्वारा अधिनियम 1935 के मुख्य विशेषताओं में से नहीं थे। तो कौन नहीं थे दोस्तों? बी नहीं थे, बाकी सब थी। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, यह भी सही है। ऐसे प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, सही है दोस्तों। इसमें जो कौन विशेषता नहीं थी, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, यही जो विशेषता नहीं थी इसमें। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा 1935 का अधिनियम द्वारा। अगला जो प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? इसका जो आंसर हो जाएगा सी, गवर्नर जनरल को। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार हुआ तथा महत्वपूर्ण अस्थायी अवयव नहीं है? इसका आंसर जो हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य 3 विकल्पों में भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो कौन विकल्प थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो है विधानमंडल के निर्वाचित जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समायोजित किया जाना, नॉमिनेट किया जाना। अगला जो प्रश्न है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार है: संघात्मक सरकार की स्थापना करना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना करना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना करना था, और द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल की स्थापना करना था। प्रांतीय शासन व्यवस्था और प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन तथा फेडरल न्यायालय की स्थापना करना था। दोस्तों सही है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? इसका जो आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्ष 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया था। चलिए दोस्तों आज के समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।